आज का टॉपिक है बजट पार्ट 2। ठीक है, आज इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम। आज हम इसमें जो बजट होता है उसमें कैसे पता करें कि ये बजट अच्छा है बुरा है क्या है। तो इसमें क्या इंडिकेटर्स जो बजट्स के होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने क्या क्या पढ़ा। तो कल हमने पढ़ा था कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बजट में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ वो एक्सपेंडिचर करती है, किन किन फॉर्म में एक्सपेंडिचर करती है। तो कहाँ कहाँ से पैसा, जो हमने एक बार रिवाइज कर लेते, जो हमने कल पढ़ा था। जैसे पैसा आता है टैक्स की फॉर्म में। ठीक है, टैक्स की फॉर्म में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये किस में आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में। ठीक है, और अगर फीस वगैरह की फॉर्म में आता है या ग्रांट की फॉर्म में आता है, पेनल्टीज़ की फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में आता है कोई पैसा अगर गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई अगर लोन की फॉर्म में हमने पैसा लिया हुआ है या हमारा डिसइन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, लोन की फॉर्म में या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई हमारी असेट को बेच के जो पैसा हमारे पास आया है, रिसीव हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, या फिर हमारे पास पैसा कहाँ से, हमने किसी से लोन लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एनडीबी, या फिर किसी स्टेट से या किसी और बॉडी से हमने अगर लोन लिया है तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आ गया। तो ये सब पैसा आने का सोर्स। अब एक्सपेंडिचर हम कहाँ मतलब गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सैलरी की फॉर्म में एक्सपेंडिचर करती है, तो दो फॉर्म में, सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे रिसिप्ट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे ही एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब पैसा कहाँ कहाँ जाता है, गवर्नमेंट तो सैलरीज देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, पेंशन स्कीम्स होती है, अदर सब्सिडी वेलफेयर स्कीम्स होती है या सब्सिडीज़ होती है। ठीक है, जैसे गैस कनेक्शन की गैस की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की सब्सिडीज़ मिलती है। तो इन सभी जगह पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो इसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को लोन दिया हुआ है। ठीक है, या फिर किसी दूसरी स्टेट यूटीज़ को लोन दिया हुआ है। ठीक है, या फिर कहीं पे उन्होंने पैसा दे के रखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल आउट करके रखी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आती है, जो ये सब चीज़ें काय में आती है, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ जाता है। अब हमें पढ़ना है कि इंडिकेटर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स पढ़े थे हमने, बजट के टाइप्स पढ़े थे। तो बजट के टाइप्स में हमने पढ़ा था कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए रिसिप्ट के, तो ये कौन सा बजट होता है, डेफिसिट बजट। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होता है डेफिसिट बजट ही आता है कि हम खर्चा ज़्यादा करते हैं, बोलते ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो वही चीज़ है कि हम खर्चा ज़्यादा करते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं हमारी इनकम के। ठीक है, इनकम मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट के हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, तो है डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। ठीक है, घाटा, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। ठीक है, अब घाटा मतलब क्या है कि भैया आपने ज़्यादा, आपने आपकी इनकम से ज़्यादा खर्चा कर दिया है। ठीक है, अब घाटा कब आता है, घाटा तभी आएगा जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रिसिप्ट क्या। ठीक है, अब इसको फुलफ़िल करने के लिए कि भैया हमको अब घाटा आ गया है, इन घाटे को फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा रिसिप्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब रिसिप्ट आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो, तो रिसिप्ट बढ़ाने का एक तरीका होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग ये एक फिनोमिनन होता है जिसमें हम जो बजट का जो भी घाटा आता है उसको हम फुलफ़िल करते हैं। तो किस तरह डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि या तो आप बोरोइंग लो, बोरोइंग मतलब कहाँ से, वर्ल्ड बैंक, एडीबी या कहीं से बोरोइंग लो, या फिर आप मनी प्रिंट करो, मनी प्रिंट। ठीक है, मनी प्रिंट भी आप ज़्यादा टाइम तक मनी प्रिंट भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट भी नहीं कर सकते कि नोट छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ। लेकिन इसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है या डिफ्लेशन आ सकता है। ठीक है, तो मनी प्रिंट भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट, एक ब्राज़ील देश है जिसने मनी प्रिंट किया था, बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी थी उसकी। ठीक है, मनी प्रिंट और करेंसी प्रिंट कह सकते हैं हम, करेंसी प्रिंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनने प्रिंट कर दी थी, तो वो देश डूब गया था करेंसी के मामले में। ये अभी की बात है, 2-3-4 साल पहले की। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब यही होता है कि एक ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करना जो एक्सपेंडिचर, जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको फुलफ़िल, बजट के एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल कर सके, तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है।
ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, डेफिसिट बजट हम देख रहे हैं। डेफिसिट बजट में जो इंडिकेटर्स होते हैं बजट के, बजट कैसा है, बजट अच्छा है बुरा है, किस लेवल पे आप उसको जज करेंगे, ठीक है, बजट को कैसे जज करेंगे कि ये अच्छा बजट है बुरा बजट है, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं बजट में, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तो वेरियस इंडिकेटर्स जैसे बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर देखा था, बजट किससे बना, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर से। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर में से हमने अगर माइनस कर दिया टोटल रिसिप्ट, ठीक है, मतलब कि जो टोटल खर्चा, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर में सारा कुछ इंक्लूड होगा। सारा कुछ मतलब क्या, कैपिटल रिसिप्ट भी और रेवेन्यू रिसिप्ट भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो टैक्स से पैसा आ रहा वो भी प्लस लोन से पैसा आ रहा वो भी, दोनों इंक्लूड करेंगे। प्लस जो खर्चा हो रहा है वो, अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो उसका हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो तो हमारी लाइबिलिटी एसेट हुआ ना, जो हम दूसरे को लोन दे रहे हैं वो एसेट हुआ, और जो हम लोन ले रहे हैं वो हमारी लाइबिलिटी हुई, ठीक है। तो ये सब इंक्लूड होगा, अगर हम ये सब इंक्लूड होगा जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में और टोटल रिसिप्ट में, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों इंक्लूड हुआ टोटल एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट ये दोनों इंक्लूड हुआ अगर टोटल रिसिप्ट में, तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है वो कहलाता है बजट डेफिसिट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट क्या होता है, बजट डेफिसिट। लेकिन अब इसमें तो हमारा वो भी आ गया कि जो हमने लोन लिया, ठीक है, किस में, टोटल रिसिप्ट में, लेकिन ये तो गलत है ना, मतलब ये इंक्लूड नहीं कर सकते हम, जो हमारा लोन हमने लिया है रिसिप्ट में वो इंक्लूड नहीं करेंगे, वो तो हमारी लायबिलिटी हुई, ठीक है। तो इससे कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। तो अगर हम बोरोविंग्स हटा दें, ठीक है, अगर टोटल रिसिप्ट में से हम अगर बोरोविंग्स हटा दें, ठीक है, अब ऐसा जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन लोगों ने सर्च किया, रिसर्च किया कि भैया ये जो टोटल रिसिप्ट है इसमें तो लोन भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारी लाइबिलिटी है तो हमको वापस देना पड़ेगा, तो ये हमारी इनकम थोड़ी ना हुई, है ना। लोन कोई हमारी इनकम थोड़ी ना होती, पैसा ज़रूर आया लेकिन इनकम थोड़ी ना। तो इस तरीके से बजट जो अच्छा है या बुरा है ये हम नहीं बता सकते, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। कैलकुलेशन रॉन्ग होगी तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, हम या तो फिर ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर देंगे या तो फिर ज़्यादा बोरोइंग ले लेंगे या कम बोरोइंग लेंगे, ठीक है, इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर। जैसे हमारे पास अगर हम रिसिप्ट बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या, अगर रिसिप्ट बढ़ाया तो डेफिसिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि हम लोन बोरोइंग कम लेंगे, ठीक है। अब आगे, तो ये हो गया बजट डेफिसिट। तो अब अगर हम बोरोइंग हटा दें रिसिप्ट में से, ठीक है, क्योंकि वो हमारी हमारी कमाई तो नहीं है, हमारी इनकम तो नहीं है, अब हमें वो हटाना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमें देना पड़ेगा। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दे टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, तो ये क्या आएगा, ये होगा फिस्कल डेफिसिट। इसको क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट। कि अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर जो भी हमने खर्चा किया, ठीक है, वो उन सभी में से अगर हम टोटल रिसिप्ट निकाल देते हैं एक्सेप्ट बोरोइंग, तो ये क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। तो अब हमने क्या किया, अब अगर हम हमारे वापस डायग्राम पे जाते हैं, तो हमने क्या किया कि हमारे रिसिप्ट में से हमने कैपिटल का जो लोन वाला है, अगर हमने वो रिसिप्ट हटा दिया, ठीक है, जो हमने लोन लिया हुआ था, ठीक है, जो हमने लोन लिया हुआ था अगर हमने ये हटा दिया, ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो फिस्कल डेफिसिट आएगा। और यही मैक्सिमम जो है वो यही यही चलता है अभी बजट में। जो हमारा अभी करंट का बजट है उसमें 9.5% फिस्कल डेफिसिट का अनुमान है, जो 2020 और 2021 में हो सकता है, ठीक है।
फिजिकल डेफिसिट 9.5, ये हमें कम होना चाहिए, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है घाटा हमारा कम होना चाहिए। तो 9.5% हमारा अभी दिया है 2021 में, और 6.8% हमारा जो है 21-22 में करने का टारगेट है। ठीक है, अब उसके बाद अब इसमें फिजिकल डेफिसिट में अब इसमें ये देखा गया एक चीज़ और कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है, एक टर्म है रेवेन्यू डेफिसिट, जो हमारा टोटल सबसे पहले बजट डेफिसिट है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट है, फिर फिजिकल डेफिसिट है। तो सबसे पहले जब टोटल देखा गया कि टोटल जो बजट डेफिसिट होता है उसमें हम इंक्लूड कर रहे थे, बोरोइंग्स वगैरह भी इंक्लूड कर रहे थे, सारा कुछ इंक्लूड कर रहे थे। तो एक टर्म निकाली कि रेवेन्यू डेफिसिट हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बेसिस पे बजट को जज करेंगे। लेकिन जब रेवेन्यू डेफिसिट निकाला गया तो इसमें केवल आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, मतलब जो इनकम हो रही है वो रेवेन्यू से हो रही है माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड नहीं हुए। ठीक है, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर थे जिसमें हम लोन दे रहे थे, है ना, और कैपिटल जो रिसिप्ट हो रहे थे लोन की फॉर्म में, ये भी नहीं आ रहा था। जो डिसइन्वेस्टमेंट हमारा हुआ ये सब कैलकुलेशन में नहीं आ रहे थे। अब जब ये सब कैलकुलेशन में नहीं आ रहे थे तो इससे भी क्या हो रहा था कि हमारा जो है डेफिसिट ज़्यादा आता था, बोरोइंग हम ज़्यादा लेते थे। ठीक है, और जो ऑलरेडी हम बोरोइंग ले चुके रहते थे तो वो इंक्लूड नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये भी काम नहीं आया, तो अब फिर हमने कौन सा लाया, हम फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर में से हमने हमारी बोरोइंग्स हटा दी, कि हमारी बोरोइंग्स जो थी वो हटा देता, क्योंकि हमें वो रीपे करना पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी देखा गया कि अब अगर हम फिजिकल डेफिसिट यूज़ करते हैं तो बोरोइंग हट गई, चलो ठीक है बोरोइंग हट गई, इससे ग्रेटर आ सकता है। लेकिन फिर हमने एक और टर्मिनोलॉजी निकाली जो है इफ़ेक्टिव, जो आजकल यूज़ होती है, इफ़ेक्टिव फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इफ़ेक्टिव फिजिकल डेफिसिट का मतलब यह होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो इसमें होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ असेट्स। अगर कोई ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, तो जो हमें ग्रांट्स मिलती है, ऐसा हम दूसरे देशों को ग्रांट देते हैं, ऐसे दूसरे देश भी हमें ग्रांट देते हैं। कि ग्रांट का मतलब क्या होता है, ग्रांट का मतलब ये होता है कि फ्री में पैसा देना, लोन की फॉर्म में नहीं देना, बस ऐसे ही दे दिया। जैसे कोई मेहमान आता है हमारे घर में पैसे दे जाता है ना, ऐसे पैसे दूसरी कंट्रीज़ हमें पैसा देती है, हम दूसरी कंट्रीज़ को, छोटी कंट्रीज़ को पैसा देते हैं। ऐसे ही ग्रांट्स जो मिलती है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए रहती है उन्हें हटा दे, क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं होती है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट में से हम उसे हटा दें तो वो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है जो फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम हमारा जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अगर हम हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट के बाद आता है मोनेटाइज्ड फिजिकल डेफिसिट। मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था, ये पहले होता था, ये 1990 आई थिंक 7 और 99 के पहले। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले क्या होता था कि बजट में कोई घाटा शो ही नहीं होता था, घाटा कोई बताया ही नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि जो घाटा आता था, जो भी उनका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट करते थे, उसमें जो बचता था वो जो आरबीआई है वो उससे ले लेते थे, है ना। तो जो आरबीआई का आता था, आरबीआई जो लोन देता था उसको गवर्नमेंट को, वो इंक्लूड नहीं करते थे, और वो जो घाटा बनता था वो आरबीआई पे कर देता था, बोरोइंग कर देता था। ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होता था जो डेफिसिट निकालने में, घाटा निकालने में।
ठीक है। तो वो क्या होता था, ज़ीरो डेफिसिट शो करता था। ठीक है, लेकिन 1997 या 1999 के बाद से इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया और फिस्कल डेफिसिट को अपना दिया गया, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मोस्ट इफेक्टिव टूल है, इंडिकेटर है हमारे के बजट को देखने के लिए कि अच्छा है या बुरा है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन बजट में जैसे मैंने बताया कौन सा यूज़ होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, अगर हम फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला देखें फिर से, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने खर्चा किया माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम आ गया। इनकम में से हमने एक्सेप्ट कर दिया, मतलब पैसा आना हमारा, एक्सेप्ट बोरोइंग, तो ये टोटल इनकम ही हो गई एक तरीके से हमारी। तो ये फिजिकल डेफिसिट हमें एक्चुअल में शो क्या कर रहा है, फिजिकल डेफिसिट हमें शो कर रहा है कि हमें बोरोइंग कितनी लेना है, मतलब हमारे पास घाटा कितना है तो बोरोइंग हमें उधार कितना लेना है, यही यही शो कर रहा है फिजिकल डेफिसिट। हमने बोरोइंग हटा दी है, बोरिंग हटा दिया मतलब हमारी इनकम ही बची है, जो हमारे इनकम सोर्सेज है जैसे टैक्स वगैरह और फीस वगैरह, है ना, वही है। तो अब हमें लोन कितना लेना है, वही ये चीज फिजिकल डेफिसिट यही शो कर रही है कि हमें लोन कितना लेना है। ठीक है, अब लोन लेना है तो लोन लोन लेना या लोन कह सकते हैं या बोरोइंग कह सकते हैं, अगर हमें पैसा लेना है तो हम किस किस तरीके से पैसा ले सकते हैं, किन किन जगह से, या तो एडीबी एनडीबी के पास जाओ, ठीक है, या डिफरेंट कंट्रीज़ के पास जाओ, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओ, ठीक है, या आरबीआई से लो, ठीक है, या बॉन्ड इशू करो, ठीक है, या फिर टी बिल्स सेल आउट करो। ठीक है, इतने सारे तरीके होते हैं गवर्नमेंट के पास जिसके थ्रू ये पैसा इंटेक कर सकती है गवर्नमेंट में। ठीक है, एडीबी लोन्स लेना कंट्रीज से, स्टेट से, ठीक है, या फिर आरबीआई से लोन लेना, बैंक से लोन लेना, ठीक है, बॉन्ड इशू करना, असेट, या तो फिर एक चीज़ होती है कि असेट सेल आउट करना, असेट सेल आउट, ठीक है, पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट करना, एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो जब घाटा होता है तो ये सब चीज़ें पैसा लाने के लिए ये इन सब सोर्सेस से पैसा लाया जाता है। ठीक है, जो भी उनके जो फेवरेबल रहेगा उनके लिए, तो वहाँ से वो पैसा बोरो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब केवल हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ना। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारा लोन के फॉर्म में हमने जो पैसा दिया या लोन के फॉर्म में हमने पैसा लिया, वो हमने कहीं भी इंक्लूड नहीं किया है इसमें। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट अगर हम यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे हम अगर बोरोइंग करते हैं तो क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट के हम देखेंगे तो ये ज़्यादा ही आएगा हमेशा, रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा ही आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसमें हमारे जो लोन की फॉर्म में पैसा दिया है एक्सपेंडिचर में, वो हमने काउंट नहीं किया इसमें, है ना, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट नहीं किया है। तो बोरोइंग तो डेफिसिट तो बहुत घाटा हमें आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने पैसा दिया वो हमने काउंट नहीं किया। ठीक है, अब अगर घाटा आया तो इसमें क्या होगा कि अगर घाटा ज़्यादा आया तो बोरोइंग ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब बोरोइंग ज़्यादा शो करेगा, घाटा ज़्यादा होगा तो हम पैसा ज़्यादा लेंगे, अगर पैसा ज़्यादा लेंगे तो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो ऐसा चलता रहेगा कि इंटरेस्ट ज़्यादा पे करो, पैसा ले लो, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करो बाद में। ठीक है, तो एक समय फिर ऐसा आ जाएगा कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन का है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई की सिचुएशन, महंगाई की सिचुएशन आना लग जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर बोरोइंग, अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता गया और रिसिप्ट कम होता गया, है ना, डेफिसिट हमारा बढ़ता गया, तो क्या होगा कि हमारे एक्सपेंडिचर हमको घाटा होते जाएगा, घाटा होते जाएगा तो या तो हमने पढ़ा है कि या तो बोरोइंग्स अगर बढ़ी तो देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका और होता है पैसा, अगर या तो फिर क्या करेगा, बोरोइंग करेगा। तीन चीज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट, क्या क्या चीज़ें कर सकती है पैसा लाने के लिए, तीन चीज़ कर सकती है, या तो बोरोइंग, या तो करेंसी प्रिंट कर लो, लेकिन करेंसी एक लिमिट तक ही प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, इसके थ्रू भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है। ठीक है, इसके थ्रू भी। और तीसरा रीज़न होता है इंक्रीजिंग टैक्स फीस, जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट है
है ना, वो सब इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। टैक्स इंक्रीज़ होगा तो भी महंगाई आएगी, फीस इंक्रीज़ होगी तो भी महंगाई आएगी, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होता था, रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज़्यादा आया तो बोरोइंग ज़्यादा होगी, बोरोइंग ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन के साथ क्या होगा कि अगर हमने यहाँ देखा कि या तो टैक्स और फीस बढ़ेगी, या तो फिर क्या होगा, सेल आउट करेंगे अपनी असेट्स को गवर्नमेंट। अगर हम असेट सेल आउट करेंगे तो ये दूसरी चीज़ हो गई। पहली चीज़ क्या होगी, रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज़्यादा आया तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि रिडक्शन इन असेट्स कह सकते हैं हम, कि असेट्स बेचना पड़ जाएंगे तो हमारे असेट्स का ख़त्म होने लग जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। या तो फिर क्या होगा, बोरोइंग्स बढ़ जाएगी, बोरिंग्स इंक्रीजेस, लोन पे पैसा उठाना बढ़ जाएगा। अगर हम घर की तरह देखें, घर के बजट के थ्रू ही देखें तो यही होगा ना कि अगर हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ गए तो हम लोन लेने लग जाएंगे, दूसरे पैसा पैसा उधार लेने लग जाएंगे। फिर एक समय आ जाएगा कि हमारे पर उधारी इतनी हो जाएगी कि घर हमें बेचना पड़ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में भी कि ये सिचुएशंस आने लग जाती। अब अगर ये सिचुएशंस आने लग गई तो गवर्नमेंट के पास क्या रहता है, अल्टीमेटली क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, या तो पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, या फिर क्या होता है, या तो फिर टैक्स आई मीन एक्सपेंडिचर आपका कम करो। पैसा कमाओ और रिड्यूस एक्सपेंडिचर, ठीक है। या तो पैसा कमाओ या तो फिर एक्सपेंडिचर आपका कम करो, ठीक है। पैसा कैसे कमा सकते, तो पैसा वही टैक्स बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आने की सिचुएशन, टैक्स बढ़ाओ, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, ठीक है। और एक्सपेंडिचर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे इसके PSUs, बड़े बड़े PSUs होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो कम करो, ठीक है। टैक्स बढ़ाओ अब, या एक्सपेंडिचर जैसे फीस, या तो फिर जो सैलरी जो होती है सैलरीज कम करो, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की। या तो फिर पेंशन में कुछ वो करो ढिलाई, ठीक है। अगर पेंशन में नहीं कर सकते हैं तो जो लीव इनकैशमेंट रहती है उनमें एम्प्लॉयज़ में ही कर सकते हैं और कहीं नहीं, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी, और यही होती है टैक्स और सैलरी, और ये बस रेवेन्यू जो रिसिप्ट होता है वही होता है उनका। जो इनकम होती है गवर्नमेंट की, इनकम जो होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ही होती है मैक्सिमम, ठीक है, जो मेन है उनकी इनकम। तो यही चीज़ें कम करना पड़ जाएगी अगर महंगाई वगैरह आ गई तो, या हमारे पर ज़्यादा वो हो गया, लोन वोन हो गया, बोरोइंग ज़्यादा हो गई तो, ठीक है। अब सिमिलरली जो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस हमने टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, टोटल रिसिप्ट लोन को हटा के एक्सेप्ट बोरोइंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसके कारण क्या क्या होता है, अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा आ गया तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, क्या क्या होगा इसके कारण, क्या होगा, बोरोइंग, सेम चीज़, बोरोइंग बढ़ जाएगी, ठीक है। बोरोइंग बढ़ जाएगी, एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा एक तो बोरोइंग बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे असेट्स कम हो जाएंगे, असेट्स, क्योंकि हम असेट्स बेचने लग जाएंगे, ठीक है। फिर सेल ऑफ शेयर्स ऑफ PSUs ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सीधी सी बात है कि अगर घाटा आया तो हमें ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगी, ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम इन सब से बचने के लिए, निपटने के लिए, बोरोइंग, असेट्स, है ना, इसके लिए क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए सेल ऑफ शेयर्स ऑफ PSUs थी, ये सब चीज़ें एक तरीके से मेजर्स कह सकते हैं फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, मेजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। बोरोइंग को छोड़ के जैसे असेट बेच देना, ये एक मेजर हो सकता है कि सेल ऑफ शेयर्स ऑफ PSU। फिर एक्सपेंडिचर आप कम कर दो अपने PSUs वगैरह में, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है जैसे भेल सेल गेल, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, है ना, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इनका या तो फिर दो चीज़ें, देखो कोई भी घाटे को अगर ओवरकम करना है तो दो चीज़ें हैं, या तो फिर बोरोइंग जो कि एक अच्छा वो नहीं है, या तो फिर एक्सपेंडिचर कम करो,
ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कम जितना हो सकता है उतना करिए, या तो फिर क्या होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब सेम वही कि करेंसी प्रिंट करो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने आज पढ़ा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं बजट के। तो एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ इंडिकेटर्स हमने कौन कौन से पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा बजट डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, बजट डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, फिर हमने तीसरा पढ़ा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि बोरोइंग्स, हमारे जो रिसिप्ट में बोरोइंग हटा देंगे हम। ठीक है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ठीक है, चौथा इंडिकेटर हमने कौन सा पढ़ा? चौथा इंडिकेटर हमने पढ़ा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट हटा दें तो फिस्कल डेफिसिट में से हम और माइनस करते हैं हमारा इंटरेस्ट जो है वो, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, पांचवा हमने क्या पढ़ा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हमने ग्रांट्स जो है, हमने जो ग्रांट्स हमें मिली है किसके लिए? कैपिटल असेट बनाने के लिए, असेट्स बनाने के लिए। ठीक है, कैपिटल असेट नहीं, असेट्स बनाने के लिए, वो अगर हम हटा दें तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। और लास्ट हमने जो पढ़ी, जो पुराने समय में चलती थी, मोनेटाइज्ड फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, मोनेटाइज फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि वही जो आरबीआई पैसा, जो घाटा होता है उसका पैसा आरबीआई देते हैं। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई लिख सकते हैं, आरबीआई बोरोइंग्स। ठीक है, ये 6 हमने आज जो इंडिकेटर्स है इसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने पढ़ा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, बोरोइंग एंड करेंसी प्रिंट। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ा कि मेजर्स टेकन टू reduce डेफिसिट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब एक लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो टोटल एक्सपेंडिचर, ये हम आगे और पढ़ेंगे, बजट के तीसरे पार्ट में हम और पढ़ेंगे कि कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस बार के बजट में रहा, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा, कितना रिसिप्ट रहा। ठीक है, बजट में यही सब चीज़ें रहती है कि दो चीज़ें रहती है बजट में। पहले इन्हें ये बता देता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जो रहा 2021 और 2022, ये रहा नहीं, ये हमारा जो है 2021 2022 में 34.83 का खर्चा, लाख करोड़, 83 लाख करोड़, ये खर्चा हम करेंगे 21-22 में। ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर रहेगा हमारा, एक्सपेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर रहेगा हमारा ये 2021 का। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहेगा हमारा 2021-22 का ही, कितना? 554236 करोड़। ठीक है, 5,54,236 करोड़, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, बाकी सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। ठीक है, तो ये हम 21-22 में खर्चा करने वाले हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इतना और कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना। ठीक है, अब उसके बाद बजट में और क्या क्या चीज़ें होती है, जो थर्ड पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, पार्ट जब 3 लाएंगे जब हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो बजट में क्या क्या होता है? बजट में मेनली जो होता है कि लास्ट ईयर का कितना, लास्ट ईयर का डाटा रहता है। जैसे 1 फरवरी को हमेशा बजट निकलता है। ठीक है, दो चीज़ और बता दो बजट, एक तो आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें लिखा गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसका दिया गया है कि बजट का सारा कुछ। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ बजट में, एक तो लास्ट ईयर का अकाउंट्स रहता है। ठीक है, लास्ट ईयर का अकाउंट्स मतलब ये फिस्कल डेफिसिट कितना रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा। ठीक है, टोटल रिसिप्ट कितना रहा।
ठीक है। और दूसरी चीज़ रहती है कि नेक्स्ट ईयर के अलोकेशंस एंड प्रोजेक्शन, नेक्स्ट ईयर अलोकेशन एंड प्रोजेक्शंस। क्या इसका मतलब क्या हुआ नेक्स्ट ईयर के, कि फिजिकल डेफिसिट नेक्स्ट ईयर कितना रहेगा, फिजिकल डेफिसिट कम हुआ ज़्यादा हुआ, ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है, बजट में। ये नेक्स्ट कितना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का एलोकेशन प्रोजेक्शन हुआ, या प्रोजेक्शन मतलब कि कितना हो सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, या फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, ये हम प्रिडिक्ट करेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ एलोकेशंस मतलब कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट, जो इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे सेक्टर्स कह सकते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर, है ना, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, रोड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। इन सब सेक्टर्स में कितने कितने रुपए दिए हैं, ठीक है, एलोकेट किए गए हैं टू डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो एलोकेशन एंड प्रोजेक्शन ये चीज़ें रहती है, नेक्स्ट ईयर के एलोकेशन और प्रोजेक्शंस रहते हैं बजट के अंदर, और लास्ट ईयर का अकाउंट्स पूरा, कि वैसे जैसे फिजिकल डेफिसिट एंड ऑल, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।